students, and welcome to class 10, the chapter number 3 of your history portion, the retaliation and the struggle of British Empire. Till this day, we discussed the many things about the British India and also came to know about how the Britishers control over the whole country and the many movements of the India. In this chapter, we discuss about the tribal movements, peasant movements, Anglo-Maratha War, Anglo-Mysore War, Anglo-Sikh War, and also discuss the political movements of the India and also the revolutionary organizations. So, till the last chapters or last part of these chapters, we discuss about the national movements held in the India. Students, in today's class, we are going to discuss that what happened in the Rajasthan during the British Empire and which movement took place in Rajasthan related to the tribal movements, peasants movement and the political movements. So today आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, उसमें हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि राजस्थान के अंदर ब्रिटिश एम्पायर का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, ब्रिटिश टाइम की बात करें, तो कौन कौन से पीसेंट्स मूवमेंट हुए राजस्थान में, कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट्स हुए और किस तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट भी राजस्थान के अंदर चला। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है बच्चों, अभी तक हमने पूरे इंडिया लेवल पर ब्रिटिश स्ट्रगल को देखा, लेकिन आज की क्लास से हम लोग राजस्थान के अकॉर्डिंग इस ब्रिटिश स्ट्रगल को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज का जो हमारा सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा द ट्राइबल पीसेंट्स एंड प्रजामंडल मूवमेंट्स। ट्राइबल मूवमेंट्स जो राजस्थान में हुए, पीसेंट्स मूवमेंट जो राजस्थान के थे, और उसके अलावा प्रजामंडल मूवमेंट जिसको आप पॉलिटिकल मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग आज राजस्थान के लेवल पर अपना ये चैप्टर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स की। ठीक है, अब बच्चों इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो ट्राइब्स मिलती है उसमें मोस्ट जो पॉपुलेशन है वो है मीणा ट्राइब की। आपने सुना ही होगा मीणास के बारे में। इसके अलावा भील और गरासिया, शहरिया, ये कुछ ट्राइब्स हैं जो मोस्टली साउथर्न राजस्थान के अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि राजस्थान में ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुए, तो 2 रीजन रहे हैं बेसिकली। फर्स्ट रीजन था सेम जो हमने पहले भी पढ़ा है, एक्सेसिव टैक्स कलेक्शन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और सेकंड जो रीजन था वो भी हम लोग ऑलरेडी इंडिया के नेशनल लेवल पर पढ़ चुके हैं, दैट द ब्रिटिशर्स हैज द नेचुरल राइट्स ऑफ द ट्राइब्स। तो ट्राइब से उनके अधिकार छीन लिए गए, उनसे बेगार करवाई गई और बहुत ही ज्यादा टैक्स जो है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था। इसीलिए राजस्थान में भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे। ठीक है, इन ट्राइबल मूवमेंट्स में हम लोग बेसिकली बच्चों 2 मूवमेंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट भगत मूवमेंट और सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे एकी मूवमेंट्स। ठीक है, तो जान लेते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स के मेन रीजन क्या थे, कहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स रीजन की। अगर हम बात करें तो बर्डन ऑफ टैक्सेस, ट्राइब जो थी राजस्थान में जो रिसाइड कर रही थी, इनके ऊपर टैक्सेस का जो बर्डन था बहुत ज्यादा था। ब्रिटिशर्स यहाँ से एक्सेसिव टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, और यही नहीं, इन ट्राइब्स को इनके नेचुरल राइट्स, अब आपको पता होगा हम लोगों ने जब इंडिया का ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने बताया क्या ये ट्राइब जो जंगलों में, जो फॉरेस्ट रीजन्स में रहती है, ये फॉरेस्ट को अपना नेचुरल हैबिटेट मानती है और इसी के साथ में फॉरेस्ट को आउटसाइडर से दूर रखती है, और जंगल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, जो भी इनको कह सकते हैं कि फ्रूट हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे वुड हो, उससे इनकी लाइफ चलती है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनसे इन लोगों के ये राइट छीन लिए। जहाँ पर जंगल कभी इनका घर हुआ करता था वहाँ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्राइबल एरिया ऑफ द राजस्थान, द मूवमेंट वर सेल्फ मोटिवेटेड। राजस्थान के अंदर जितने भी ट्राइबल मूवमेंट चले थे, ये सारे मूवमेंट सेल्फ मोटिवेटेड थे। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आउटसाइडर आया हो और उसने ये डिमांड की हो कि हमको मूवमेंट करना चाहिए। जब ट्राइब बहुत ज्यादा परेशानी में आ गई तो इन्होंने अपने आप ही
अपने लेवल पर इस मूवमेंट्स को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा देखिए भील्स यूज्ड टू रिसाइड इन द साउथ राजस्थान, डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये सारे रीजन देखिए बच्चों। आज भी आप लोग देख लीजिए राजस्थान का जो साउथर्न पार्ट है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, मेवाड़, मेवाड़ का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं उदयपुर वाले रीजन, राजसमंद के बारे में। यहाँ पर भील ट्राइब्स ज्यादा रहती है और आज भी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहली बार यहाँ पर राजस्थान का जो ट्राइबल मूवमेंट है उसमें हम बेसिकली भील ट्राइब की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए when traditional rights were violated they start opposing the rulers, जब इनसे इनके ट्रेडिशनल राइट्स छीन लिए गए है ना, तो इन्होंने रूलर्स के अगेंस्ट में अपने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। तो पहला जो मूवमेंट है हम लोग पढ़ेंगे वो है भगत मूवमेंट। टाइम पीरियड है 1913। वैसे तो ये भगत मूवमेंट जो है बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका जो मेन इंसिडेंट या मेन जो इवेंट है वो 1913 में हुआ था। तो यहाँ पर जान लेते हैं भगत मूवमेंट क्या था। तो देखिए इनके जो लीडर थे वो थे गोविंद गुरु। भील ये कह सकते हैं कि जो भगत मूवमेंट है इनके लीडर गोविंद गुरु थे। ये भी बाय कास्ट भील ट्राइब के थे और साथ में ही एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे। साथ में ही फॉर्म संघ सभा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है हु वाज द फाउंडर ऑफ संघ सभा। तो संघ सभा नाम से इन्होंने कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। बेसिकली संघ सभा बनाने का कारण क्या था, तो देखो बच्चों ये राजस्थान की जो भील ट्राइब है इसी समय में ये लोग जो है कह सकते हैं कि लूटपाट करते थे और शराब पीना, लूटपाट करना, चोरी करना ये इनका कह सकते हैं कि नेचुरल राइट अपना मानते थे। इसी से इनका जो है गुजारा चलता था। ये लोग सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थे और साथ में एजुकेटेड भी नहीं थे। तो गोविंद गुरु जो थे वे चाहते थे कि इन भील्स को सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए और साथ में इन लोगों के अंदर एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज ये सारी चीजें डेवलप की जाए। तो कहने का मतलब है कि गोविंद गुरु भील ट्राइब्स के अंदर जो है सोशल रिफॉर्म करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने संघ सभा बनाई थी। ठीक है, अब संघ सभा फॉर द मॉरल एंड सोशल रिफॉर्म इन भील्स, मैं बता ही चुकी हूँ कि संघ सभा बनाने का मेन एम क्या था, भीलों के अंदर मॉरल और सोशल रिफॉर्म करना, मतलब इस ट्राइब में सुधार करना। ठीक है, when Greeks were forced to perform begar and deprived them from the rights, they started movement। अब यहाँ पर ये भील यानी भगत मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ, तो इसका दो रीजन थे बच्चों। पहला रीजन जो था यहाँ पर इन भीलों से फोर्सफुली बेगार सिस्टम फॉलो करवाया जा रहा था या बेगार करवाई जा रही थी। अब बेगार क्या होता है, द वर्क विदाउट गिविंग पेमेंट इज कॉल्ड बेगार। बिना पैसा दिए जबरदस्ती किसी से काम करवाना बेगार कहलाता है। तो यहाँ पर ये वीर जो थे बड़े बड़े जागीरदार और जितने भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनके अंडर में ये लोग बिना पेमेंट के, विदाउट पेमेंट के, अपनी इच्छा के बिना काम करते थे। तो यहाँ पर बेकार करवाई जाती थी। और दूसरा चीज ये है कि इनसे इनके नेचुरल राइट्स भी छीन लिए गए। इसीलिए यहाँ पर ये जितने भी वीर थे इन्होंने संघ सभा को ज्वाइन किया और संघ सभा के मेंबर बन गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रिटिश गोविंद गुरु वांटेड टू फॉर्म भील स्टेट। अब देखिए बच्चों 1910 के बाद गोविंद गुरु ने ये डिसाइड किया था कि क्यों ना हर साल हम लोग भील्स की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि मीटिंग बुलाएं जहाँ पर सारे भीलों को इकट्ठा किया जाएगा और बाद में हम लोग सोशल रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स को रखता था कि गोविंद गुरु जो है वो अपना एक सेपरेट भील स्टेट की डिमांड रखेंगे या भील स्टेट बनाना चाहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ब्रिटिशर्स के मन में गोविंद गुरु और इस भगत भील आंदोलन को लेकर बहुत ही बड़ा डाउट था। उन्हें लग रहा था कि ये सारे भील इकट्ठे होकर हमारे अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर देंगे, लेकिन असली बात ये नहीं थी, क्योंकि हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि जो गोविंद गुरु थे वो सोशल रिफॉर्म करना चाहते थे भीलों के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर भील स्टेट की बात ब्रिटिशर्स को लगी। फिर देखिए 1930 AD at the Marwar Hill, the Bhils were assembled
1930 की बात है, यहाँ पर 1913 की बात है। मानगढ़ हिल गुजरात के अंदर आई हुई है, एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर सारे भीलों को इकट्ठा किया गया। गोविंद गुरु इसके लीडर थे। यहाँ पर मीटिंग होनी थी जिसमें ये लोग भीलों के बीच में सोशल रिफॉर्म के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि बहुत सारे भील जो है यहाँ पर मानगढ़ हिल पर इकट्ठा हो रखे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने वहां पर ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया। तो एक मैसिव आर्मी भेजी गई और उस मैसिव आर्मी ने, या ये कह सकते हैं इतनी बड़ी आर्मी थी कि चारों तरफ से भीलों को घेर लिया और बिना सोचे समझे उनके ऊपर फायर कर दिया गया। इस पूरे कह सकते हैं कि इंसिडेंट में 1500 भील्स मारे गए। और आपको ये भी बता दूं कि गांधी जी ने इस भगत मूवमेंट में ये जो मानगढ़ का जो मैसकर हुआ था, इसे इंडिया का सेकंड जलियांवाला बाग मैसकर कहा था, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जलियांवाला बाग में भी ओपन फायर किया गया। जितने भी औरतें, बच्चे, आदमी थे वो मारे गए, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी ओपन फायर किया गया, इसीलिए इसको सेकंड जलियांवाला बाग मैसकर का कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों भगत मूवमेंट। याद रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा बोर्ड का, उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स के ही आने हैं। तो आप समझ लीजिए ऐसे टाइप क्वेश्चंस है। और कॉमनली अगर आप पीछे लास्ट बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर उठा के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज वहाँ मिलेंगे। कई बार ट्राइबल मूवमेंट सारे के सारे पूछ लेते हैं, कई बार सारे पीसेंट मूवमेंट एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर 3 है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बनता है। सेकंड जो पीसेंट मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट था वो था एक ही मूवमेंट। इसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है बच्चों। 1917 के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये भी ट्राइबल मूवमेंट था, भीलों के अंदर ही स्टार्ट हुआ था। इसके जो लीडर थे वो थे मोतीलाल तेजावत, ठीक है। और इसी के साथ में देखते हैं मोतीलाल तेजावत लीड दिस एंड रीजन एक्सप्लोरेटिव पॉलिसीज एंड बेगार। यहाँ पर भी जो भील थे उनसे बेगार करवाया जा रहा था, विदाउट पेमेंट जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था और एक्सेसिव टैक्स कलेक्शन किया जा रहा था, जिसके कारण मोतीलाल तेजावत की लीडरशिप में एक ही मूवमेंट चलाया गया। और जब ब्रिटिशर्स ने इनकी डिमांड मान ली तो ये मूवमेंट बंद कर दिया गया, ठीक है। आगे आप लोग हम आ रहे हैं पीसेंट मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। पीसेंट मतलब किसान, और किसानों ने, राजस्थान के जो फार्मर्स थे, जो पीसेंट थे, उन्होंने इस पीसेंट मूवमेंट को किस तरह से ऑपरेट किया, कहाँ कहाँ पर मूवमेंट्स हुए ये पीसेंट मूवमेंट, और साथ में पीसेंट मूवमेंट के मेन रीजन क्या थे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीसेंट मूवमेंट के मेन जो रीजन थे। तो बात करते हैं फर्स्ट रीजन, द 3 टायर सिस्टम, फेडरलिस्टिक सिस्टम ऑफ द रूलर, जागीरदार एंड द फार्मर वाज वीकेंड। अब बच्चों आपको बता दें कि ये जो राजस्थान में फेडरल सिस्टम चलता था, फेडरल सिस्टम का मतलब राजस्थान में जो गवर्निंग सिस्टम था वो 3 लेयर में या 3 टायर सिस्टम में कह सकते हैं कि डेवलप था। 3 टायर का मतलब राजस्थान में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी थी वो होती थी रूलर या किंग। किंग के अंडर में होते थे बड़े बड़े जागीरदार, ठीक है। और जागीरदार के भी अंडर में होते थे उस गांव के, उस विलेज के या उसकी जागीर के जितने भी फार्मर्स थे। तो इस तरह से राजस्थान में फेडरल सिस्टम लागू था। फार्मर जो थे इनसे जागीरदार टैक्स कलेक्ट करते थे, ये टैक्स ये लोग रूलर्स को देते थे और रूलर्स की तरफ से पूरे सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने का काम, जनता को कंट्रोल करने का काम ये जागीरदार करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो ये 3 टायर फेडरल सिस्टम बहुत ही कमजोर पड़ गया। मतलब जो ट्यूनिंग पहले जागीरदार और फार्मर्स और रूलर्स के बीच में हुआ करती थी, ये ट्यूनिंग पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। सेकेंड रीजन अगर हम लोग बात करें तो एक्सेसिव रेवेन्यू, बेगार एंड लगान। बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन पीसेंट से किया जाता था, बेगार करवाई जाती थी और लगान वसूल किया जाता था। लगान क्या होता है बच्चों? लगान होता है कि फार्मर का जो फार्म लैंड है या जो खेत है उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उस फार्मर से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, या ये कह सकते हैं लैंड टैक्स। जमीन पे जो टैक्स लगता था वो लगान हुआ करता था। तो इस तरह से
सेकेंड जो पीसेंट मूवमेंट का रीजन था वो था कि यहाँ पर फार्मर से बहुत ज्यादा एक्सेसिव टैक्स कलेक्ट होता था, लगान कलेक्ट होता था, और तीसरी चीज आ जाएगी बेकार सिस्टम। तीसरा रीजन ये था द एग्रीकल्चरल लेबरर्स वर इंक्रीज, द जागीरदार स्टार्टेड एक्टिंग मोर एरोगेंटली। अब यहाँ देखिए बच्चों की राजस्थान के अंदर धीरे धीरे कई सारे कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से लोग ज्यादा जुड़ने लगे। तो कहने का मतलब एग्रीकल्चर के अंदर लेबरर्स की जो नंबर थे वो ज्यादा हो गए या लेबरर्स इंक्रीज हो गए। जब लेबरर्स इंक्रीज हुए तो जागीरदार को ये लगा कि जितने ज्यादा किसान होंगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन या हार्वेस्ट होगा, उतना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो थे जागीरदार थे, उन्होंने बहुत ही एरोगेंटली पीसेंट्स के साथ में बिहेव करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जो नेक्स्ट रीजन है बच्चों वो हो जाएगा द डेक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ ग्रेन एंड सेविंग्स ऑफ फार्मर्स रिड्यूस। सबसे बड़ा कारण सिक्स्थ रीजन जो था, नेक्स्ट जो फोर्थ रीजन था वो ये था बच्चों कि राजस्थान में जो पीसेंट थे इनकी जो ग्रेन प्रोडक्शन होता था उसके प्राइस रेट बहुत ज्यादा लो कर दिए गए। मतलब मार्केट के अंदर प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की प्राइस रेट बहुत कम थी। अब जब प्राइस रेट कम थी तो इसका मतलब जब फार्मर्स अपना प्रोडक्शन मार्केट में बेचने जाते थे तो उन्हें प्रॉफिट कम होता था, जिसके कारण इनका सेविंग जो थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। सेविंग खत्म क्यों होने लगी? क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारा टैक्स फार्मर से लिया जा रहा था, इसके अलावा बेकार भी करवाई जा रही थी। तो ये कह सकते हैं कि किसान की जेब जो थी वो खाली रह गई। तो इसके कारण ये सारे पीसेंट जो थे ब्रिटिश सिस्टम, फेडरल सिस्टम, जागीरदार से बहुत ज्यादा परेशान थे। इसीलिए राजस्थान में जगह जगह पर कई सारे मूवमेंट चलाए गए। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे बिजोलिया पीसेंट मूवमेंट के बारे में। इंडिया का सबसे लॉन्ग टाइम तक चलने वाला पीसेंट मूवमेंट ये माना जाता है। एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस तक ये जो मूवमेंट था वो चलता रहा। तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट पीसेंट मूवमेंट था और सबसे स्ट्रॉन्ग पीसेंट मूवमेंट था। हालांकि ये लोकल लेवल पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी हम जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गणेश विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, ऐसे नेशनल लेवल के कुछ लोग इस मूवमेंट से जुड़े, जिसके कारण ये जो लोकल रीजनल जो पीसेंट मूवमेंट था वो भी नेशनल लेवल पर पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे बिजोलिया पीसेंट मूवमेंट टाइम पीरियड 1920 से 1941 तक। अब देखिए बच्चों मेन रीजन क्या था इस बिजोलिया पीसेंट मूवमेंट का। हालांकि हम जो कॉमन रीजन पढ़ चुके हैं वो तो यही है कि टैक्स कलेक्शन, रिवेन्यू कलेक्शन, लगान, बेगार, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर कंडीशन और ज्यादा बदतर थी। आपको ये बता दें कि फार्मर्स की जितनी इनकम होती थी, मान लीजिए फार्मर की 100 रुपीज उसकी मंथली इनकम है, तो 100 रुपीज में से 87 रुपीज उसे रूलर को देने पड़ते थे एज अ टैक्स। 84 टाइप के टैक्सेस जो है वो इन फार्मर से वसूले जाते थे। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक गरीब इंसान या एक गरीब फार्मर जो खेती बाड़ी करके अपनी फैमिली का पेट पाल रहा है, उसे 84 टाइप के टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। किसको? जागीरदार को, कुछ रूलर को। तो इस तरह से यहाँ पर बिजोलिया के अंदर फार्मर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति थी, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। बच्चों आप ही सोचिए कि एक इंसान अगर बड़ी मेहनत से 100 रुपीज जो है वो कमा रहा है और उसमें से अगर 87 रुपीज आपको टैक्स में देने पड़ जाए तो आपके पास क्या सेविंग रहेगी? आप कैसे मैनेज करेंगे अपनी फैमिली को? तो इस तरह से ये समझ लीजिए कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे कि बिजोलिया पीसेंट मूवमेंट, यहाँ पर फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब थी। अब दूसरी चीज आती है ये बिजोलिया है कहाँ? तो बच्चों बिजोलिया जो पड़ता है वो है आपके राजस्थान में भीलवाड़ा जो अपना है सिटी, वहां पर ये आया हुआ है। तो भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया एक छोटा सा गांव था। इस गांव में, इस विलेज में रहने वाले मोस्टली जो लोग थे वो सारे धाकड़ ट्राइब के थे। धाकड़ जाति के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर बिजोलिया के अंदर रहते थे। अब हम जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो देखो बच्चों बात करते हैं रीजंस। एक्सेसिव टैक्स कलेक्शन बाय द जागीरदार। पहला रीजन ही यही है कि यहाँ पर जो जागीरदार थे
किशन सिंह। 1894 में बिजोलिया का जो जागीरदार था उसका नाम था किशन सिंह। बच्चों ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस समय कौन जागीरदार बना, क्योंकि हम आगे 3 जागीरदार के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर किशन सिंह थे। 87% इनकम ऑफ द फार्मर वाज टेकन एज द टैक्स। 87% जो फार्मर की इनकम थी वो सिर्फ टैक्स पे करने में चली जाती थी। 84 टाइप ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज्ड। जो बिजोलिया ठिकाना था इसके अंदर रहने वाले फार्मर्स को 84 टाइप के टैक्सेस जागीरदार को पे करने पड़ते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1897 ड्यूरिंग द डेथ फीस्ट thousands of the farmer gathered and openly discussed about the taxes and begar and informed the Maharana of Mewar। अब यहाँ पर ये है कि 1897 के अंदर एक धाकड़ जाति का जो फार्मर था उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद में वहां पर डेथ फीस्ट किया गया, मतलब आपको पता है जिसको अपन कहते हैं मृत्यु भोज, मरने के बाद में जो खाना किया जाता है, वहां पर जब ये डेथ फीस्ट किया गया तो लगभग बिजोलिया के जितने भी फार्मर्स थे वहां पर इकट्ठा हुए, और जब सारे फार्मर्स इकट्ठा हुए तो उन्होंने इस प्रॉब्लम पर डिस्कशन स्टार्ट किया कि किस तरह से हम लोगों से इतने सारे टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, हमारे ऊपर बेकार के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है, लगान वसूल किया जा रहा है। और बाद में इसकी इंफॉर्मेशन इन फार्मर्स ने मेवाड़ के जो महाराणा थे उन तक पहुंचाई, लेकिन मेवाड़ के महाराणा जो थे उन्होंने वापस इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये समझ सकते हैं कि 1897 में ये जो डेथ फीस्ट पर ये जितने भी फार्मर्स गैदर्ड हुए थे इनके डिस्कशन के बाद में रिक्वेस्ट की गई थी मेवाड़ के महाराणा से कि वो इस प्रॉब्लम पर ध्यान दें, लेकिन महाराणा ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ देखेंगे कि 1903 किशन सिंह imposed a new tax chowri of the 5 rupees on the farmers। अब देखिए किशन सिंह ने ऑलरेडी 84 टैक्स तो फार्मर्स पे कर ही रहे, अब यहाँ पर एक टैक्स और बढ़ा दिया। तो 1903 में जागीरदार जो बिजोलिया का जागीरदार था किशन सिंह, इसने एक नया टैक्स लगाया चौरी टैक्स के नाम से, जिसमें 5 रुपीज हर फार्मर को देने पड़ते थे। अब कब देने पड़ते थे? जब कभी कोई भी फार्मर अपनी बेटी की शादी करेगा तो उस बेटी की शादी की खुशी में वो 5 रुपीज किसको देगा? जागीरदार को देगा। अब बच्चा जरा सोचिए कि इस तरह के टैक्स कोई जागीरदार कैसे वसूल कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि 1903 में जब ये चौरी टैक्स लगाया गया तो बिजोलिया के सारे फार्मर्स ने ये डिसाइड किया कि वे अपनी बेटियों की शादी ही नहीं करेंगे, और आगे आने वाले 5 सालों तक किसी भी फार्मर ने अपनी बेटी की शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटी की शादी करेंगे तो उनको 5 रुपीज जो है वो जागीरदार को चौरी टैक्स में पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चों आज से हम लोग 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जिस समय 5 रुपीज आज के 5000 के बराबर होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 रुपीज उस समय के फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी रकम होती थी, इसीलिए फार्मर्स ने अपनी बेटियों की शादी करना बंद कर दिया। इसके बाद एक बच्चों 1905 में द जागीरदार पृथ्वी सिंह, किशन सिंह जागीरदार थे, इसने चौरी टैक्स लगाया। बाद में किशन सिंह के बाद में बिजोलिया का एक नया जागीरदार बना। इस जागीरदार का क्या नाम था? पृथ्वी सिंह। ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब जब पृथ्वी सिंह 1905 में जागीरदार बने तो इन्होंने भी एक नया टैक्स लगा दिया। तो ऑलरेडी 85 टैक्स थे ही, 86 जो टैक्स था उसका नाम था तलवार बंधई। तलवार बंधई का मतलब जब जागीरदार की फैमिली में किसी भी बेटे की शादी होगी तो आपको पता है कि हिंदू रिलीजन के अंदर कमर पे तलवार बांधी जाती है जो दूल्हा बनता है उसके, या जो जागीरदार बनेगा। तो यहाँ पर पृथ्वी सिंह नए जागीरदार बने थे, इसकी खुशी में ये तलवार बंधई नाम से एक नया टैक्स इम्पोज कर दिया। यहाँ आते आते फार्मर्स का जो सब्र था, जो पेशेंस था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि अब फार्मर्स के लिए सेविंग के नाम पर या अपनी खुद की लाइफ, अपनी फैमिली को पालने के लिए पैसे जो थे वो तो लगभग सारे के सारे जागीरदार टैक्स में वसूल कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आई। तो 1905 जागीरदार पृथ्वी सिंह इम्पोज अ न्यू टैक्स तलवार बंधई ऑन द फार्मर्स। तो 1905 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधई नाम
1913 के अंदर इस मूवमेंट को लीड करने के लिए 3 लीडर आगे आए, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट लीडर थे साधु सीताराम दास, सेकंड नंबर पे थे फतेहकरण चारण और तीसरे नंबर पर थे ब्रह्मदेव। इन तीनों ने ही इस मूवमेंट को लीड किया। 1913 की हम लोग बात कर रहे हैं। और साथ में ये डिसाइड किया गया कि पूरे बिजोलिया ठिकाने में कोई भी फार्मर जो है वो प्लॉटिंग नहीं करेगा। प्लॉटिंग मतलब खेत की जुताई नहीं करेगा, ना ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेगा। अब होगा क्या, जब फार्मर प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो टैक्स कहाँ से देगा? तो कहने का मतलब जिससे जागीरदारों को खूब ज्यादा नुकसान होगा और यही चीज फार्मर्स चाहते थे। इसीलिए फार्मर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग प्लॉटिंग ही नहीं करेंगे, ना तो प्रोडक्शन होगा और ना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1917 विजय सिंह पथिक 1917 की बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, जिनका ओरिजिनल असली नाम था भूप सिंह। ठीक है, लेट दिस मूवमेंट ही फॉर्म ऊपरमाल पंचकोट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1917 से पहले तक बिजोलिया मूवमेंट को लीड कर रहे थे साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। लेकिन साधु सीताराम दास चाहते थे कि विजय सिंह पथिक जो है वो इस बिजोलिया मूवमेंट को लीड करें। तो 1917 के अंदर यहाँ पे लीडर चेंज हो जाते हैं और साधु सीताराम की जगह पर 1917 में विजय सिंह पथिक, जिनका असली नाम भूप सिंह था, इंडिया के बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे। ब्रिटिशर्स से खुद को बचाने के लिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और विजय सिंह पथिक अपना नाम रख लिया। ये इन्होंने 1917 में बिजोलिया मूवमेंट को लीड किया और साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ये क्वेश्चन बच्चों को पूछा जाता है दैट हु वाज द फॉर्मर ऑफ द ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड किसने बनाया? विजय सिंह पथिक ने बनाया। इसके अलावा देखिए तिलक, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जो इंडिया के बहुत ही फेमस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवॉल्यूशनरी थे, कांग्रेस के मेंबर भी थे। तो इन जो तिलक थे, he wrote about this movement in his newspaper केसरी। अब यहाँ पर वापस बच्चों आपका एक क्वेश्चन बन गया कि नेशनल लेवल पर बिजोलिया मूवमेंट को एक नेशनल फेस देने का काम किसने किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का एक न्यूज़पेपर था बच्चों, जिसका नाम था केसरी। इस केसरी न्यूज़पेपर में उन्होंने इस बिजोलिया मूवमेंट के बारे में लिखा, फार्मर्स की कंडीशन के बारे में लिखा, ताकि पूरी इंडिया को पता चल सके कि एक्चुअल में पीसेंट्स की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के केसरी न्यूज़पेपर के कारण ही ये मूवमेंट नेशनल लेवल तक पहुंच चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवमेंट कितना सीरियस मूवमेंट बन चुका था पूरी इंडिया के। तो बच्चों इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि तिलक के कारण ये मूवमेंट नेशनल मूवमेंट बनने जा रहा था। और साथ ही आगे हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से विजय सिंह पथिक की कारण ये मूवमेंट और ज्यादा फेमस होने वाला था। कई सारे बड़ी पर्सनालिटीज, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े एडिटर्स जो थे, जो जिनके नेशनल लेवल पर न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे, वो लोग भी इस मूवमेंट से जुड़ने लगे। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। द विजय सिंह पथिक formed a new organization named ऊपरमाल सेवा समिति। देखिए ऊपरमाल पंच बोर्ड ये भी विजय सिंह पथिक ने ही बनाया। इसके बाद में इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था ऊपरमाल सेवा समिति। और साथ में ही विजय सिंह पथिक ने एक न्यूज़पेपर एडिट करना, पब्लिश करना शुरू किया जिसका नाम था ऊपरमाल का डंका। ये रीजनल न्यूज़पेपर था, छोटे लेवल पर, या ये कह सकते हैं एक सिर्फ भीलवाड़ा रीजन तक ही लिमिटेड रहा था ये ऊपरमाल का जो डंका, जो इसका न्यूज़पेपर था। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखना कि विजय सिंह पथिक के 2 ऑर्गेनाइजेशन हो चुके हैं, एक तो ऊपरमाल पंच बोर्ड, एक ऊपरमाल सेवा समिति, और साथ में विजय सिंह पथिक का एक न्यूज़पेपर चलता था जिसका नाम था ऊपरमाल का डंका। अब यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने कानपुर के जो बहुत बड़े एडिटर थे जिनका नाम था गणेश चंद्र विद्यार्थी, उनसे भी हेल्प ली ताकि पूरे नेशनल लेवल पर इस
मूवमेंट को पहुंचाया जाए। तो जान लेते हैं क्या था। एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर प्रताप फ्रॉम कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी रोड अबाउट इट। अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो प्रताप न्यूज़पेपर था इसके एडिटर कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जिन्होंने अपने इस न्यूज़पेपर से जो कि कानपुर से छपता था, इसमें इस मूवमेंट के बारे में लिखा और प्रताप न्यूज़पेपर के कारण ही ये मूवमेंट बाद में और ज्यादा इंडिया के अंदर पॉपुलर हो गया। ठीक है, भारत विजोलिया मूवमेंट गॉट नेशनल फेस 1990। उदयपुर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म द कमीशन इन द लीडरशिप ऑफ बिट्टूलाल भट्टाचार्य अपॉइंटेड एज चेयरमैन। अब 1919 की बात है, ये मूवमेंट नेशनल लेवल पर पहुंच चुका था। अब मेवाड़ के महाराणा को ये एहसास हुआ कि उन्होंने जब समय रहते कदम नहीं उठाया, जिसके कारण ये मूवमेंट इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनका प्रेशर मेवाड़ के महाराणा पर पड़ने लगा। आखिरकार मेवाड़ के महाराणा ने एक कमीशन बनाया, उस कमीशन का चेयरपर्सन था बिट्टूलाल भट्टाचार्य, जिनको भेजा गया बिजौलिया फार्मर्स की प्रॉब्लम सुनने के लिए। और इसके अलावा 1922 के अंदर रॉबर्ट हॉलैंड, जो कि राजस्थान के एजीजी थे, एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। इन्होंने क्या किया? had a meeting with the farmers and made 35 taxes। 1922 के अंदर राजस्थान के एजेजी हॉलैंड, इन्होंने फार्मर्स से बातचीत की, मीटिंग की और इस तरह से ऑलरेडी 35 टैक्सेस ही हटाए गए। तो कह सकते हैं कि कहाँ पर 86 टैक्सेस थे, लेकिन अभी तक ओनली 85 जो टैक्स थे वो हटा दिए गए। और 1927 हाई रेट जो था वसूल किया जा रहा था फार्मर से, जिससे फार्मर लैफ्ट द कल्टीवेशन। तो देख लीजिए बच्चों, 1927 तक 1927 तक भी फार्मर्स की कंडीशन नहीं सुधरी। 1927 में वापस रेवेन्यू रेट को हाई कर दिया गया। तो फार्मर्स ने फैसला किया कि वे इस जो कल्टीवेशन है वही बंद कर देंगे, मतलब खेती ही नहीं करेंगे। तो इस कारण ये मूवमेंट इरेगुलर तरीके से कब तक चलता रहा? 1941 तक। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि एक कितना लंबा मूवमेंट था। 1913 से भी पहले शुरू हो चुका था। 1913 में तो इसको लीड किया था साधु सीताराम दास से, ठीक है। और उससे पहले अगर हम देखें तो 1903, 1905 के अंदर ही फार्मर्स जो थे डिसाइड कर चुके थे कि अब हमें जागीरदार के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से इंडिया का सबसे लंबा चलने वाला पीसेंट मूवमेंट था, नेशन लेवल तक पहुंचा, लेकिन फार्मर्स को उनके अधिकार नहीं मिले, इरेगुलर तरीके से चलता रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स अभी भी फार्मर्स पे कर रहे थे। हम लोग देख रहे हैं कि ओनली 35 टैक्सेस ही रिमूव किए गए, बाकी सारे टैक्सेस कंटिन्यू रखे गए। तो बच्चों ये था राजस्थान का एक बहुत ही फेमस मूवमेंट, बिजोलिया पीसेंट मूवमेंट। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी सारे पीसेंट मूवमेंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।